हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और दोस्तों, हमारी ये न्यू प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज यूनिट 9 पर पहुंच गए हैं और यूनिट 9 का आज हम पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे प्रश्न बैंक का। ठीक है, यूनिट 9 उपसय संयोजी रसायन, है ना। तो दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री की इस प्रश्न बैंक की सीरीज यदि आप कर लेते हैं तो आप लोग का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। यूनिट 1 से यूनिट 8 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो अभी आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यूनिट 9 आज स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यूनिट 9 की बात करें तो दोस्तों यूनिट 9 में से हमें 6 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये 6 नंबर हमें कैसे प्राप्त होंगे वो भी आप समझ लीजिएगा। 6 नंबरों में दोस्तों आपको पहले तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट रहेंगे, मतलब रिक्त स्थान 1 नंबर का, और 1 नंबर का आएगा एक वाक्य में आंसर, और 2 नंबर का एक आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों, सॉरी 2 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन आने हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको 2 आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, मतलब 1 नंबर में आ जाएंगे, और 2 नंबर के क्वेश्चन। तो इस टाइप से 6 नंबर की यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में, और ये हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है उपसय संयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु आयन को। ठीक है, जब उपसय संयोजन संकुल का निर्माण होता है तो जो केंद्रीय परमाणु आयन को खाली स्थान कहा जाता है। तो आपको आंसर लेना है केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ईडीटीए एक खाली स्थान लिगेंड है। तो ईडीटीए है एक षटदंतुर लिगेंड है। कौन सा दंतुर है ये, षटदंतुर लिगेंड है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है अगला, उपसय संयोजी यौगिकों का रंग खाली स्थान संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, उपसय संयोजी यौगिक का जो रंग होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट ज्यामितीय समावयवता खाली स्थान संकुलों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कौन कौन से संकुलों में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है, तो आपको आंसर देना है चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या, मतलब जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं सभी दाता परमाणुओं की संख्या, मतलब वो लिगेंडों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दाता परमाणु की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको आंसर क्या देना है, समन्वय संख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अब है एक शब्द में आंसर, एक वाक्य में आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का संभावित धातु का नाम लिखिए। ठीक है, तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु है वो है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि जिगलर नाटा का पूरा सूत्र क्या होता है, AlC2H5 का होल 3, ये जिगलर नाटा का पूरा सूत्र होता है। तो केवल इसने धातु पूछा है तो धातु का आंसर केवल हम क्या देंगे, एल्यूमिनियम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के लिगेंड कीनेट बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है द्विदंतुर। ठीक है, किस प्रकार के लिगेंड कीनेट बनाते हैं तो आपको आंसर क्या देना है, द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट टेट्रा कार्बोनिल निकिल का सूत्र क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, है ना। अब देखो यहाँ समझना थोड़ा सा, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल इसने बोला टेट्रा, और टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए 4, और फिर इसने क्या बोला, निकिल। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने निकिल, है ना। तो ये टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, इसका सूत्र ये है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसय संयोजक का रंग का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है, क्या लिख देना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा चौथा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसय संयोजन यौगिकों में
रंग का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकताएं होती हैं? तो आपको आंसर कितना देना है? 2 देना है, ठीक है। देखो, पहली है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीय संयोजकता, ठीक है। और प्राथमिक संयोजकता को हम ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की, और द्वितीय संयोजकता को हम समन्वय श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुए, ठीक है। चलो, अब हम 2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आने हैं उनको हम देख ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? द्विक्लवण। मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपको आंसर पूरा बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, संकुल या शक्कर यौगिक क्या है? ठीक है, द्विक्लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर बताइए। केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लो, ठीक है, स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको लिख लो, इसकी परिभाषा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा लिगेंड क्या है? लिखिए, है ना, उसका मतलब जो भी है लिगेंड उसको समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए, चलो ये भी बताऊंगा। ध्रुवल क्षेत्र व प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है? ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। मतलब ये कुछ आपको ये दिए हैं, इनके आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर मैं यहीं बता रहा हूँ, आंसर शीट में इनको इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है, फिर मैं आंसर शीट बताऊंगा, ठीक है। चलो देख लो आप, टेट देखो, इनके आप नाम बताना है, IUPAC नाम, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 1 मिनट, हाँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो, पहला हमारा क्या है? टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थाइड क्लोराइड, ठीक है। टेट्रा एमीन डाई एक्वा मतलब टेट्रा एमीन है ना, मतलब एमीन कितने हैं? एमीन है 3, ठीक है। एमीन देखो, NH3 एमीन होता है, और ये कितने हैं? सॉरी 4 हैं, है ना, तो ये 4, ठीक है। तो टेट्रा एमीन हमारा इतना हो गया। फिर डाई एग्वा, एग्वा मतलब H2O, मतलब H2O कितने हैं इसने बोल के रखा है? 2, H2O हो गए 2, ठीक है। फिर क्या बोला इसने? कोबाल्ट, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो कोबाल्ट, ठीक है। फिर थाइड, है ना, मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमें कितनी देनी है? 3 देनी है, ठीक है। तो यह आपको बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब ऑक्सीकरण अवस्था 3 देनी है, तो जो बड़ा ब्रैकेट है इसके ये पीछे आपको Cl3 कितने लिखना है? 3, ठीक है। यहाँ पर कम जगह है तो पीछे नहीं लिख पाया, बट पीछे आप Cl3 3 कर देंगे, तो ये मतलब ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेट्रा एमीन डाई एक्वा और ये कोबाल्ट थाइड और ये पूरा क्लोराइड, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। समझ गए ना? आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पे लिख लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पोटेशियम टेट्रासाइनिडो, है ना, निकलेट सेकेंड, ठीक है। अब इसने बोला पोटेशियम टेट्रासाइनिडो, है ना, और निकलेट, तो अब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो आप देखिएगा, है ना, समझिएगा आप। देखो इसने क्या बोला है, पहले तो आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं। देखो इसने बोला पोटेशियम, है ना, तो आप देखो पोटेशियम बोला तो मतलब पोटेशियम तो धनायन होता है, तो पहले आप लिख दो ये धनायन, ये लिख दिया, ठीक है। अब उसने बोला टेट्रा, अब टेट्रासाइनिडो, और टेट्रासाइनिडो क्या होगा? लिगेंड होगा, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट बंद करो और लिगेंड लिखो। टेट्रासाइनिडो है, साइनिडो का मतलब साइनो होता है, ठीक है। तो ये साइनो कितने हैं? 4, तो ये 4 लिख दिए। फिर उसने बोला निकलेट, निकलेट बोला मतलब आप क्या लिख दो? निकिल लिख दो, ठीक है। अब इसकी हमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बतानी है? सेकंड बतानी है, ठीक है। देखो आपको पास पता है साइनो कितने हैं, मतलब साइनो है आपके पास 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4, है ना। अब -4, अब इधर आपको 2 करनी है, तो -4 में से यदि प्लस की 2 घटा देंगे तो 2 बचेगी, ठीक है। मतलब आपको K कितनी लेना है? 2 लेना है। फिर ये निकेल और CN, तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, आप समझ ही गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है? इसका एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो ये इसका एक उदाहरण देना है और फिर आपको समझाना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अब जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं समझाए हैं उनके आंसर बता रहा हूँ, उनके हल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था कि द्विक्लवण क्या है, ठीक है। तो द्विक्लवण को आप समझ लो थोड़ा सा,
ठीक है, द्विक लवण। ठीक है, तो दोस्तों वे आणविक यौगिक जो क्रिस्टलीय रूप में स्थायी होते हैं किंतु विलेय अवस्था में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपको देखा होगा, आप सभी ने फिटकरी को देखा होगा। फिटकरी को यदि ठोस अवस्था में हमारे घर में रखा रहने दें तो सालों 10 साल तक वो ज्यों का त्यों रखा रहेगा। लेकिन यदि उस फिटकरी में हम थोड़ा सा जल मिला दें तो थोड़ा सा जल मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विलयन के रूप में चला जाएगा और उसके जो आयन है वो आयनों में टूट जाएगा। मतलब वो जल मिला देंगे तो स्थायी फिर वो नहीं रहने वाला। लेकिन ठोस अवस्था में हम कितने भी दिन तक रखा रहें तो वो स्थायी रहने वाला है। ठीक है, तो वे आणविक यौगिक जो क्रिस्टलीय रूप में स्थायी होते हैं किंतु विलेय अवस्था में अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। मतलब ये यौगिक है ना, जलीय आयनों में सभी यौगिकों का परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर कहाँ से लिखना है, तो देखो आंसर आप कहाँ से लिखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप क्या करना है, यहाँ से फिटकरी का ये मत लिखना इधर से। ठीक है, आप फिटकरी का कार्निलाइट का पहले एग्जाम्पल है, तो ये कार्निलाइट का पहले देखो, कार्निलाइट भी एक द्विक लवण है। ठीक है, तो ये कार्निलाइट का आप एग्जाम्पल लिखिए और इसमें क्या लिख दी, यहाँ पर लिख दीजिए जो एरो लगा है इसके ऊपर लिख दीजिए जल। ठीक है, और जैसे ही हम जल में मिलाएंगे तो ये सभी आयनों का परीक्षण दे देगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है के, तो K+ बन जाएगा, Cl दिख रहा है तो Cl बन जाएगा। ठीक है, Mg दिख रहा है तो Mg2+ बन जाएगा, फिर Cl दिख रहे हैं, 2 Cl हैं। ठीक है, तो 2Cl- बन जाएगा और ये जल के अणु हो जाएंगे बाहर, है ना। ठोस अवस्था में ये स्थायी है लेकिन जल में मिलाएंगे तो पूरा मतलब आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, चलो हम सेकंड एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल ये फिटकरी का है मेरे भाई। ठीक है, ये फिटकरी का है, ये इधर से। ठीक है, चलो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मत लिखना। ठीक है, ये फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, ये जो है ना, ये फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, चलो ये फिटकरी है ना, ठोस अवस्था में तो बहुत ज़्यादा स्थायी रहने वाली है, लेकिन आप जल में मिलाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इस एरो के ऊपर लिख दीजिए जल। यहाँ पर जगह नहीं थी सामने तो इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो जल में मिलाएंगे तो देखो यहाँ K बन जाएगा, K+ है ना, 2 K है। ठीक है, SO4 2 Al3 है ना, तो इस टाइप से ये सभी आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है, द्विक लवण के। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि द्विक लवण या संकुल आयन बताइए। ठीक है, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक। ठीक है, तो द्विक लवण हो, सॉरी दोस्तों, ये हमारा संकुल यौगिक के बारे में पूछा था अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो संकुल यौगिक होता है उस संकुल यौगिक को ही हम उपसय संयोजी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये उपसय संयोजी यौगिक की परिभाषा है। जैसे हमने देखा था दोस्तों, द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी होता है, जलीय विलयन में क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो जो संकुल यौगिक है वो दोनों अवस्थाओं में, मतलब आणविक यौगिक जो क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी होती हैं एवं जलीय विलयन में अपने मतलब सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। मतलब कहने का मतलब ये है दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में भी और जलीय विलयन में। ठीक है, तो आप परिभाषा पढ़ लो। वे आणविक यौगिक जो क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायी होते हैं एवं विलय अवस्था में अपने विलय अवस्था में या जलीय विलयन में अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होते, उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये अपने जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल भी इसका मैं थोड़ा सा तरीके से लिखना बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में क्या करना है, 1 मिनट छोटा कर लूँ। ठीक है, थोड़ा सा है ना, चलो ये कर लिया। चलो अब ये देखो आपको ये केवल बनाया बताया तो आप मत लिखना। ठीक है, कोई भी आप संकुल यौगिक उठाना और ये लिख देना। ठीक है, जैसे हमने हेक्साएमीन कॉपर सल्फेट ये वाला उठा लिया। ठीक है, तो ये ठोस अवस्था में तो स्थायी रहेगा ही, बाकी इसमें हम जल मिला देंगे, एरो के ऊपर लिख देना जल। जैसे ही हम जल मिला देंगे तो केवल ये यहाँ से टूटेगा, जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ केवल ये यहाँ से टूटेगा, बाकी आपका ये जो बीच में जो कुछ लिखा है ये वाला विभक्त नहीं होगा, केवल यहाँ से टूटेगा, है ना। तो यहाँ से टूटेगा तो आपको पता है SO4 पे 2- होता है। अब SO4 पर 2- तो SO4 2-। अब इस पर क्या होता है तो ये पता नहीं, तो इस पर 2- होता है तो इस पर क्या होता होगा, फिर 2+ होता होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एरो में सही से लगा दे रहा हूँ, ये हाँ ये वाला बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर प्लस SO4 2-। ठीक है, चलो ये इतना हो जाएगा, है ना। इस जो बड़ा ब्रैकेट है इस पर क्या जाएगा, 2+ आ जाएगा, समझ गए ना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अगला, और हमारा ये अगला है K2HgI4, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला मत लिखना, इसको तोड़ना। तो देखो ये अब आगे से टूटेगा क्योंकि इसमें धनायन है, क्योंकि इसमें देखो इसमें धनायन नहीं था, ऋणायन था, तो यहाँ से टूटा था। इसमें धनायन है तो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो K पर क्या होता है प्लस, तो ये K प्लस हो गया, और HgI4 पर कुछ नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पर ये जो आपको K में 2 आए हैं वो 2 मतलब के नहीं है, वो HgI4 के हैं। तो HgI4 पर क्या जाएगा 2 माइनस, ठीक है। तो ये इसका विभक्तीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भाई हमारे क्वेश्चन है हमारे पास, द्विक लवण एवं संकुल यौगिक में अंतर लिखना है। केवल आपको 2 लिखना है, बट मैं आपको 3 बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पहली तो इनकी परिभाषा हो जाएगी 92 क्योंकि जो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होती हैं तथा जल में घुलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें लिखना है 92 क्योंकि जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, संकुल आयन कहलाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द्विक लवण सभी आयनों का परीक्षण देते हैं और ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, ठीक है। चलो इनमें आयनिक बंध होता, मतलब इनमें आयनिक बंध होता है सभी, तो ये तभी तो ये पूरे सभी आयनों का परीक्षण दे देते हैं, ठीक है। तो जिसमें ध्यान रखना, जब जिसमें आयनिक बंध होगा वो सभी आयनों का परीक्षण देंगे, ठीक है। चलो इसमें आयनिक एवं उत्सर्जक संयोजी बंध होता है, ठीक है। तो देखो जितना आयनिक बंध होता है उतना परीक्षण दे देते हैं, ठीक है। बाकी उत्सर्जक संयोजक बंध जिसमें होता है वो परीक्षण नहीं देते, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 ही पॉइंट आपको कवर करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 ही आने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है ना, और हमारा अगला क्वेश्चन है लिगेंड क्या है, लिगेंड या संलग्नी क्या है, आप समझाइए, ठीक है। तो ऐसे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसय संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, लिगेंड या संलग्नी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा है ना, ये आपका एक मतलब संकुल का सूत्र, ठीक है। तो मतलब देखो इसमें ये वाला जो परमाणु है ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये वाला लिगेंड है, ठीक है। तो इससे मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसय संयोजी बंध द्वारा बना है ना। तो मतलब ये आपका जो है ना वो लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। तो आपको एरो से बताया भी गया बताया गया है कि ये मतलब लिगेंड है, ठीक है। तो ये परिभाषा इसकी हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ना वो क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो हमने लिख दिया ये K2 और ये लिख दिया हमने Hg और ये लिख दिया हमने I4, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Hg है ना, पारा है ना। तो क्या होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या होती है, उस टोटल संख्या को ही हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। अब टोटल संख्या इसके पास कहाँ से आई, तो देखो टोटल संख्या इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन जितने होंगे एक तो वो संख्या होगी, और फिर जो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो वाली संख्या होगी, ठीक है। तो मतलब इसके पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन मतलब लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या, EAN नंबर, ठीक है। परिभाषा सुन लो, देखो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या व लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे EAN से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल समझा देते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों प्रभावी परमाणु संख्या के फॉर्मूले की बात करें तो प्रभावी परमाणु संख्या EAN का जो फॉर्मूला होता है Z माइनस एक्स प्लस 2y, है ना, Z माइनस एक्स प्लस 2y इसका फॉर्मूला होता है। अब ये Z क्या है, तो Z है केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ये परमाणु क्रमांक रहेगा। जो X है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, X ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, और जो Y है वो समन्वय संख्या रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब समन्वय संख्या रहेगी, ठीक है। तो जैसे उदाहरण है आपका K4FeCN का होल 6 प्रभावी परमाणु संख्या निकालिए, ठीक है। तो हमें केवल किससे मतलब है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। तो सूत्र हमारा ये रहता है। अब केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe, और Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, लेकिन Fe यहाँ पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए होंगे, है ना। टोटल 26 है और 26 में से 2 दान कर दिए, तो माइनस हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, है ना, प्लस 2y, तो 2 तो रहेगा ही, और y की जगह क्या है समन्वय संख्या, y समन्वय संख्या कितनी है 6, तो ये ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 24 बचेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 12, ठीक है। तो 6 और 3 36, ठीक है। तो ये 36 इसका प्रभावी परमाणु संख्या आ चुका है, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो ये दोस्तों हमारा हुआ आज का पूरा प्रश्न बैंक, और ये आपका होमवर्क है कि आपको ये एक केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी आपको ये नंबर निकाल। दोस्तों ये हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं हैं, ये वाला बीच वाला क्वेश्चन है जिसको हमने बीच में नहीं कर पाए थे, इसको अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों इसकी सीमाएं हैं, तो सीमाएं में आपको 2 लिख देना है। ये 3 सीमाएं हैं, इनमें से आपको कोई 2 सीमाएं उठाना है और आपको लिख देना है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ देते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और अगला हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने बीच का है क्वेश्चन, जो बीच में हमने उसको नहीं करा पाए तो उसको हमने पीछे करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड और प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या है, ठीक है। तो दोस्तों दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की बात करें तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड पे देखो आप समझो, यह लिगैंड दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते, देखो नाम ही है दुर्बल, तो दुर्लभ इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं। लिगैंड का काम है इलेक्ट्रॉन दान करना, है ना। तो ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होती हैं, इसलिए धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते। मतलब देखो ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, तो जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये उसके साथ संयोग करके उसका युग्मन नहीं कर पाते, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसलिए इनके मध्य चुंबकीय आघूर्ण अधिक हो जाता है। क्यों? सही बात है। देखो अब जैसे आपको पता है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व का गुण बढ़ेगा, है ना, और चुंबकत्व का गुण बढ़ेगा तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। अब चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है जिससे उच्च संकुल बनाते हैं, मतलब उच्च संकुल बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, ठीक है। और ये कुछ दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के एग्जाम्पल हैं आपको, जैसे I- Br- Cl- F-, ये दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारा प्रबल क्षेत्र लिगैंड, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये लिगैंड प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं, इसलिए जो मतलब जो केंद्रीय धातु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ युग्मन बहुत अच्छे से आसानी से कर लेते हैं। अब बहुत अच्छे से आसानी से युग्मन कर लिया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे निम्न संकुल बनाते हैं, ठीक है। और प्रबल क्षेत्र लिगैंड के एग्जाम्पल ये ऊपर आपको दे के रखें तो यहाँ से लिख लेना, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू मैम।